नमस्कार मित्रों, जब कुंवर ब्रजेश सिंह का नाम जब चर्चा में आता है भाषा और साहित्य के क्षेत्र में या चिंतन के क्षेत्र में, तब भी बहुत लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस नाम का जो उल्लेख है अक्सर एक महिला के साथ जीवन संबंधों को लेकर चर्चा में आया था, और वो महिला थी स्टालिन की बेटी स्वेटलाना। इसके बारे में पहले भी एक प्रसंग में हम चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन वो चर्चा अपने ढंग से अधूरी थी। आज ब्रजेश सिंह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रजेश सिंह कौन थे, इनको समझना भी ज़रूरी है। कुंवर ब्रजेश सिंह पूरा नाम, और कुंवर ब्रजेश सिंह को कुंवर ब्रजेश सिंह लाल भी कहा जाता था, और जन्म का निश्चित रूप से प्रमाण जो है वो नहीं मिलता, लेकिन निधन का प्रमाण मिलता है कि वो 31 अक्टूबर 1966 में चले गए थे। और उनका संबंध हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल उसके साथ संबंध था, लेकिन उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो राजवंश से थी। वो काला कांकर स्टेट, जो हमारे यहाँ बड़ी प्रख्यात और चर्चा में रहने वाली स्टेट रही है, काला कांकर, तो काला कांकर की जो शाही परिवार था काला कांकर का, वो उसके सदस्य थे, और उन्हें तभी कुंवर ब्रजेश सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और कुंवर ब्रजेश सिंह के भी जो वैवाहिक संबंध थे वो 2-3 महिलाओं से रहे, लेकिन चर्चा में आकर वो स्वेतलाना के साथ, स्टालिन की बेटी के साथ जो संबंध स्थापित हुए, उन्हें लेकर वो चर्चा में आए। कुंवर ब्रजेश सिंह मूल रूप से भाषाविद थे। काला कांकर स्टेट के बारे में आपको बता दूं कि काला कांकर जो है ये एक शाही परिवार की मानी जाती है, जहाँ के शासक को तालुकेदार भी कहा जाता रहा है, और इनके पिता का नाम था राजा रमेश सिंह, और राजा दिनेश सिंह जो कि केंद्र में विदेश मंत्री भी रहे श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। दिनेश सिंह इनके भतीजे थे, तो एक प्रकार से शाही परंपरा का एक वो भी अंग थे। और कुंवर ब्रजेश सिंह का इसलिए भी नाम लिया जाना चाहिए विस्तार पूर्वक कि इन्होंने वहाँ रहकर, सोवियत संघ में रहकर, वहाँ के प्रगतिशील प्रकाशन, एक बड़ा प्रसिद्ध अपने वक्त का प्रकाशन रहा है, जिसने हिंदी को एक नई समृद्धि प्रदान की थी। ये बात स्वीकार करनी चाहिए। वैचारिक रूप से हम मान सकते हैं कि चलो, उनका जो मकसद था प्रगति प्रकाशन का मकसद वामपंथी कृतिकारों और वामपंथी रचनाओं का प्रचार और प्रसार था, लेकिन उनके प्रचार और प्रसार में भी गुणवत्ता जो है उसको बिल्कुल प्राधान्य, उसको भी प्रमुखता दी गई थी। और बहुत सारे उपन्यास रूसी साहित्य के, चाहे वो तुर्गनेव के हों, चाहे टॉलस्टॉय के हों, चेखव के हों, या ऐसे समकालीन और लोगों के हों, वो सारे के सारे हमें जिस शख्स की बदौलत हिंदी में पढ़ने को मिले, वह शख्स था कुंवर ब्रजेश सिंह। कुंवर ब्रजेश सिंह ने अपना ज़्यादातर वक्त सोवियत संघ में एक अनुवादक के रूप में गुजारा था, और अनुवादक के रूप में उन्होंने भाषा को एक नया मुहावरा भी दिया था, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक कल्चर होती है, संस्कृति होती है। रूसी साहित्य की जो भाषा थी उसकी अपनी एक कल्चर थी, अपनी संस्कृति थी। उस संस्कृति को, उसकी मौलिकता बनाए रखकर हिंदी में अनुदित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को स्वीकार भी किया, और इसको तार्किक, लॉजिकल कंक्लूजन, तार्किक परिणति तक पहुंचाने का श्रेय भी कुंवर ब्रजेश सिंह को जाता है। कुंवर ब्रजेश सिंह मूल रूप से, क्योंकि जब वो कॉमरेड बने, जब वो साम्यवादी दल के साथ जुड़ गए एक होल टाइमर के रूप में, तो उनकी ज़िंदगी का ढर्रा बदल गया। राजवंश से सीधा संबंध होने के बावजूद जो सामंती नज़रिया था ज़िंदगी के बारे में, लेखन के बारे में, कलम के बारे में, वो सारा का सारा बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पहला भारतीय अनुवादक था
पहला भारतीय विद्वान भी और भाषाविद भी मैं कहना चाहूँगा, जिसके स्वेतलाना से संबंधों को लेकर सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोसिगिन और तत्कालीन वहाँ के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख ब्रेजनेव, इन सब ने दखल दिया था कि ये नहीं हो सकता कि ये स्वेतलाना के साथ विवाह करे और इस चर्चा में आए। और उसके बाद स्वेतलाना से कोसिगिन, जिनका उल्लेख आप कई बार ताशकंद समझौते के सिलसिले में पढ़ चुके हैं, भारतीय राजनीति के साथ उनका गहरा रिश्ता भी रहा है, तो कोसिगिन ने व्यक्तिगत रूप से स्वेतलाना को बुला के पूछा था कि आखिर तुमने इस बीमार से दिखने वाले इस हिंदू के साथ तुमने क्या इसमें पाया जो तुम इसके साथ जीवन बिताना चाहती हो। बहरहाल मित्रों, लंबी कहानी है, इसको मैं ज़्यादा लंबा खींचना इसलिए उचित नहीं समझता, लेकिन इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, तत्कालीन सामाजिक और भाषाई परिवेश की बातें। कुंवर ब्रजेश सिंह वहीं पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली, और अंतिम सांस लेने से पहले सबसे बड़ी बात, विचित्र बात ये थी कि वह स्वयं एक कामरेड थे, साम्यवादी विचारधारा से बंधे हुए, और वो मृत्यु का पूर्वाभास और इन चीज़ों को मानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से कुछ पल पहले स्वेतलाना से कहा था कि मुझे लगता है कि मैं अगले कुछ पल में ही सांस अंतिम लेने वाला हूँ। और स्वेतलाना ने उनको हौसला दिया कि नहीं, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कोई लक्षण नहीं है, आपको बेशक एक टीबी से ग्रस्त मरीज़ के रूप में दवाएं दी जाती रही हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपको कभी टीबी था ही नहीं। और फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है आपके साथ, तो मैं आपके साथ हूँ, और मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी हैं, मैं आपकी ज़िंदगी के करीब रही हूँ, और मेरे और आपके संबंध अघोषित रूप से पति पत्नी के संबंध भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी जाने वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता। और कुंवर ब्रजेश सिंह ने स्वेतलाना के जो बाद में वक्तव्य आए उसके अनुसार कि समय भी बता दिया कि मैं सायंकाल 7 बजे के आसपास अंतिम सांस लूँगा, और वही हुआ। अब इसमें क्या अवधारणा थी, कैसे उन्होंने अनुमान लगा लिया, या वैसे सतही तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि मैं 7 बजे के आसपास अंतिम सांस लूँगा, ये अनुमान, पूर्वानुमान, पूर्वाभास मृत्यु का कैसे हुआ, ब्रजेश सिंह को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी सामग्री कुछ तो राजघराने ने भी नष्ट की, और कुछ एक जो सोवियत संघ के जो एक प्रकार से जो उनके गुप्तचरों का जो दस्ता था, उसने भी इस बात को, सामग्री को नष्ट करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन स्वेतलाना ने फिर भी कहा था कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी अंतिम सांस आने वाली है, जब भी आएगी तो मुझे ये तो बता जाओ कि क्या करूं। तो उसने कहा, मेरा मन ये है कि यद्यपि मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान हो गया था साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अगर कोई आत्मा नाम की चीज़ होती है तो मुझे शांति कहाँ मिलेगी। मैं समझता हूँ कि मुझे शांति गंगा में ही मिलेगी। तो मेरी अस्थियों को ज़रूर मैं तुम्हें दायित्व दे रहा हूँ कि उन्हें, अगर मेरे यहाँ पर प्राणांत होता है तो मेरी अस्थियों का गंगा में तुम उसका प्रवाह जो है वो गंगा में प्रवाहित करना, ये मेरा तुमसे आग्रह है, यदि तुम स्वीकार कर सको और तुम्हें परिस्थितियाँ इजाज़त दें। और मित्रों, हुआ वही कि स्वेतलाना बड़ी उम्मीद लेकर उसी बात को आधार बनाकर वहाँ से भारत आई कि इन अस्थियों का जल प्रवाह गंगा में हो, और उसने स्वयं अपने हाथों से जल प्रवाह भी किया। लेकिन उसके आते ही एक अलग किस्म के विवाद शुरू हो गए, और उन विवादों में काफ़ी हद तक तत्कालीन सत्ता दल, हमारा सत्ता दल भी शामिल था। श्रीमती गांधी तब देश की प्रधानमंत्री थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी भी रूप में उनके एक विश्वस्त मंत्री राजा दिनेश सिंह, जो कि विदेश मंत्री थे, वो किसी प्रकार विवादों में फंसे। और यदि स्वेतलाना जो है वहाँ टिक जाती है तो निश्चित रूप से दिनेश सिंह को वह महत्व नहीं मिल पाएगा अपने पारिवारिक परिवेश में और अपने राजनीतिक परिवेश में जो स्वेतलाना को मिल सकता है, या ब्रजेश सिंह की स्मृतियों को मिल सकता है। तो मित्रों, एक अजीब सा, आप नहीं समझते कि एक बिल्कुल अजीब सी दास्तान है जो अलग अलग कारणों से स्पष्ट रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकी। और आखिर में एक दिन वो आया जब 2 ब्रीफ केस लेकर
स्वेतलाना अमेरिकन दूतावास में पहुंच गई, नई दिल्ली स्थित अमेरिकन दूतावास में, और उसने वहां पर एक आवेदन लिख के दिया कि मैं राजनीतिक शरण के लिए आवेदन कर रही हूँ, पॉलिटिकल असाइलम। ये राजनयिक जो रिश्ते होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय, उनके अनुसार इस बात की बाकायदा प्रावधान है कि वो कोई भी आकर इस तरह से, अगर जो शरण देने वाला जो देश है वो तैयार हो तो वहाँ आकर वो राजनीतिक रूप से शरण ले सकता है। स्वेतलाना ये समझती थी कि अगर मैं लौटती हूँ मॉस्को तो मुझे या तो जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, जीवन पे संकट आएगा, और या मुझे एक ऐसी जगह रख दिया जाएगा जहाँ मैं ब्रजेश सिंह तो क्या उसकी स्मृतियों को भी कभी याद न कर सकूँ, और वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। तो मेरे तो बड़ी दिलचस्प दास्तान है। स्वेतलाना बाद में वहाँ नहीं टिक पाई, भारत में उसको टिकने नहीं दिया, और बाद में उसको विवश होकर यहाँ से भी जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी उसके तथाकथित ससुराल वाले अर्थात काला कांकर के जो सामंत लोग थे, जो काला कांकर के नरेश थे उस समय के, राजा दिनेश सिंह, इन सब की एक इच्छा थी कि ये यहाँ से टले, यहाँ से इसका जाना जो है वो हमारे लिए राजनीतिक रूप से भी श्रेयस्कर होगा। मित्रों, बड़ी दिलचस्प दास्तान है, बाकी बातें बाद में सही। शुक्रिया, धन्यवाद।